नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में हिमांशु दीक्षित। सीधा सवाल, क्या महाकुंभ से अखिलेश और योगी में सियासी लड़ाई पर्सनल अटैक पर आ गई है? कुंभ के बहाने अखिलेश ने पहले सीएम योगी पर पर्सनल हमला किया, तो क्या योगी ने अखिलेश यादव को करारा जवाब दे दिया है? दरअसल अखिलेश यादव ने 2 दिन पहले योगी आदित्यनाथ का बिना नाम लिए कहा कि महाकुंभ में जाने वाले साधु संत अपने साथी को भी यहां से लेकर जाए। कल लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश पर बिना नाम लिए पलटवार कर दिया और कहा कि विरासत में गद्दी तो मिल जाती है, बुद्धि नहीं। योगी के इस बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। अब यह भी सवाल है कि क्या मिल्कीपुर उपचुनाव नाक की लड़ाई बन गया है? इसीलिए चुनावी हलचल बढ़ने के साथ पर्सनल अटैक भी तेज हो गए। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपके सामने। उत्तर प्रदेश में शुरू होने जा रहे दिव्य और भव्य महाकुंभ और मिल्कीपुर उपचुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव आमने सामने हैं। अखिलेश यादव ने कुंभ के बहाने सीएम योगी आदित्यनाथ पर जो अटैक किया, उसका जवाब अब योगी ने दिया है। 2 दिन पहले अखिलेश ने योगी आदित्यनाथ का नाम लिए बिना कुंभ में जाने वाले साधु संतों से कहा कि वो अपने साथी को यहां से लेकर जाएं। योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और साधु भी हैं, तो अखिलेश के निशाने पर योगी आदित्यनाथ ही थे। अब कल टाइम्स ऑफ इंडिया के समिट में लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने कुंभ पर बोलते हुए बिना नाम लिए अखिलेश पर करारा पलटवार किया। योगी ने कहा कि गद्दी विरासत में मिल सकती है, लेकिन बुद्धि नहीं। बहुत बड़े पैमाने पे संत महात्मा गुरु ऋषि मुनि बड़ी संख्या में लोग आए हैं। कुंभ में बड़ा आयोजन हो रहा है। मैं तो सभी साधु संत ऋषि मुनियों से यही प्रार्थना करूंगा कि जब वो जाएं तो अपने साथ किसी और को भी लेते जाएं यहां से, क्योंकि यहां पर बहुत लोग ऐसे जिनको जो काम नहीं करना चाहिए वो काम कर रहे हैं। अब दोनों काम बिगड़े जा रहे हैं उससे। न वो काम जिसके लिए वो थे, और जो काम आज कर रहे हैं वो भी बिगड़ रहा है। इसलिए मेरा साधु संतों से, ऋषि मुनियों से यही प्रार्थना है कि जब वो यहां से जाएं तो किसी साथी को भी यहां से लेते जाएं। यही होता है, इसी को कहते हैं कि गद्दी तो विरासत में मिल जाती है, लेकिन बुद्धि नहीं मिलती है। बुद्धि के लिए प्रयास करना होता है। वो विदेशी विश्वविद्यालय में नहीं बुद्धि मिलती है, वो तो अपने ही विरासत पर गौरव की अनुभूति करके प्राप्त की जा सकती है। सवाल यह है कि क्या कुंभ की भव्यता को देखकर अखिलेश ने पहले पर्सनल अटैक किया, जिसका जवाब योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं। सवाल यह भी कि कुंदर की उपचुनाव हार के बाद मिल्कीपुर में हार की बौखलाहट में अखिलेश यादव पर्सनल अटैक कर रहे हैं, जिसका जवाब योगी आदित्यनाथ भी उसी भाषा में दे रहे हैं। योगी के विरासत में गद्दी मिल जाने वाले बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। निंदनीय है और ये उनके संस्कार बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के किस प्रकार के संस्कार हैं, जबकि उम्र से बड़े होने का उनका एक तजुर्बा जो है वो इस तरीके से होना चाहिए था कि वो आने वाली पीढ़ी में राजनीति में क्या सीमा रहे, एक अपने विरोधी को भी वो सिखानी चाहिए। परंतु ये उनकी मानसिकता और उनके विचार और उनके संस्कार बताती है। मुझे लगता है कि इस तरीके की टिप्पणी जो है किसी भी राजनीतिक आदमी को जो है नहीं करनी चाहिए। आदरणीय योगी जी का बयान मैंने नहीं सुना है, क्या बोला, किस संदर्भ में बोला, किसके लिए बोला, परंतु ये बात सही है। सत्ता मिल जाती है तो कोई ज़रूरी नहीं बुद्धि हो। अब ये वो किसके लिए कह रहे हैं, मोदी जी के लिए कह रहे हैं कि अमित शाह जी के लिए कह रहे हैं, या भाजपा में कुछ मुख्यमंत्री हैं जो उनके बराबर योग्य नहीं है उनके लिए कह रहे हैं, ये फैसला तो जनता करेगी। योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बोला और समाजवादी पार्टी को सनातन विरोधी बताया। योगी आदित्यनाथ जी ने तो केवल बिना किसी का नाम लिए कहा कि बुद्धि विरासत में नहीं मिलती, गद्दी विरासत में मिल सकती है। तो इसको सुनते ही समाजवादी पार्टी के लोग बिलबिलाने लगे, चीखने लगे, चिल्लाने लगे। भाई नाम किसी का नहीं लिया था, क्या तीर सही जगह पर लग गया है क्या?
या आप स्वीकारते हैं कि आपको गद्दी तो मिल गई है विरासत में, बुद्धि आप कमा नहीं पाए? वैसे बुद्धिहीन वाक्य, बुद्धिहीन स्टेटमेंट्स देना समाजवादी पार्टी की फितरत और उनका काम तो है ही। हमने देखा है कि कैसे महाकुंभ को टारगेट करने के लिए अनर्गल कितने बयान दिए गए, खंबे लग गए पर तार नहीं लगा। अरे भाई, खंबे ही पहले लगेंगे, कौन सी विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए? फिर महाकुंभ को लेकर जो एक के बाद एक समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान कि ठंड में मरने कौन जाएगा, किस प्रकार से अपमानित करने का काम किया गया। और केवल महाकुंभ को नहीं, शिवलिंग को भी सनातन विरोधी, रामचरितमानस विरोधी, राम मंदिर विरोधी बयान किसने दिए? तो ये तो साफ है कि बुद्धिहीन कौन है। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब अखिलेश और योगी एक दूसरे पर पर्सनल अटैक कर रहे हों। इससे पहले भी अखिलेश और समाजवादी पार्टी के कई नेता कभी योगी के पहनावे पर तो कभी उनके संत होने पर सवाल उठाते हैं। सवाल है कि महाकुंभ से योगी और अखिलेश के बीच वार पलटवार से सियासत और भी गरमाएगी क्या? सवाल यह भी कि क्या मिल्कीपुर उपचुनाव दोनों के लिए नाक की लड़ाई बना हुआ है, और क्या यही वजह है कि चुनावी हलचल के साथ अटैक भी पर्सनल हो गए हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो उत्तर प्रदेश में चाहे अखिलेश यादव हो या योगी आदित्यनाथ हो, जवाब पुरजोर तरीके से देते हैं। चलिए, जो मेहमान है उनसे हम आपको मिलवाते हैं। अनिला सिंह जी हमारे साथ में आज इस चर्चा में बीजेपी की प्रवक्ता जुड़ी हुई हैं। अनिला सिंह जी, अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, विजय राठी जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है हमारे साथ में, और दुष्यंत नागर जी राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विजय राठी जी, आप ही बता दीजिए, किसको साथ लेकर जाने की बात कह रहे थे अखिलेश जी? देखिए, हम तो साफ ही बोलते हैं, हम बात कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। हम उनकी बात कर रहे हैं कि उनको साथ लेकर के जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो नाम नहीं लिया, लेकिन हाँ, समझने वाले समझ जाते हैं कि कौन गद्दी पे बैठा है और कौन दोनों काम बिगाड़ रहा है। अगर वो जिस काम के लिए बने हैं, उन्हें गोरखपुर जाकर के वो काम करना चाहिए, और काम होता भी उन्हीं का है। जो ऐसे लोग होते हैं जो अपने को संत बोलते हैं, जैसे योगी जी बोलते हैं कि मैं संत हूं, तो संत को राजनीति से और देश को चलाने से कोई मतलब नहीं है। वो अपना काम करें, क्योंकि देश वो चलाए जिसको कम से कम ये पता हो कि जिसका लड़का नौकरी के लिए इलाहाबाद लखनऊ में पिट रहा है तो क्या दर्द होता है बाप के सीने में या भाई के सीने। जिसकी बेटी जो गरीब है, शादी नहीं हुई, जिसकी नौकरी नहीं लगी या टीचर नहीं बनी, या जिसका हक मार के आरक्षण का दूसरे को आपने बना दिया, इन्हीं की सरकार में हमने देखा कि उन्होंने अपने बाल तक भी उतरवाए थे। वो गंजा होकर के महिला बैठी थी लखनऊ में, जो अच्छा हिंदू के लिए, हिंदू धर्म के बहुत शर्मनाक चीज है। दूसरी बात, मैं आपके इस पे देख रहा था, उन्होंने वक्तव्य बोला और इसमें मैंने सुना कि गद्दी मिल जाती है, बुद्धि नहीं मिलती। हाँ। ये सही बात योगी जी ने बोली है, लेकिन बोली अपने लिए कि उनको मिला, उनको शासन प्रशासन और देश प्रदेश चलाने का कोई अनुभव नहीं। गोरखपुर में क्या होता था, कितने मुकदमे थे उनके ऊपर, वही दंगा, वही मारकाट, वही जलने जलाने की बात करना, और बैठा दिया उत्तर प्रदेश में। और इससे ज्यादा तो आप भारतीय जनता पार्टी से पूछेंगे तो 1/3 भारतीय जनता पार्टी परेशान है, और दिल्ली वाले तो ज्यादा परेशान है। उनको भी लग रहा है ये नहीं चला पा रहे और ढंग से नहीं चला पाया, तो इसीलिए लोकसभा चुनाव में आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ के लिए ही था वो, क्योंकि काम सही से कर नहीं पा रहे। तो अनिला जी से भी जान लेते हैं। अनिला जी, गद्दी विरासत में मिल जाती है, बुद्धि नहीं मिलती है, अखिलेश जी के लिए ही था? मेरी सबको राम राम। आपको भी। और कहते हैं ना कि अक्लमंद के लिए इशारा ही बहुत होता है। समझने वाले समझ गए, और जो ना समझे, मैं तो अनाड़ी नहीं कहूंगी, मूर्ख कहूंगी। मत समझो, दिखाई नहीं दे रहा है क्या आपको? और अगर जो लोग अभी चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं कि महाराज जी को गोरखपुर चले जाना चाहिए और भगवाधारी कैसे मुख्यमंत्री बन सकता है, इनका क्या ये काम रह गया है, तो शायद ये भारतीय संस्कृति सनातन के विषय में कुछ भी नहीं जानते। और मैं आशा भी नहीं करती हूँ ऐसे राजनीतिक दल जैसे कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, कि इनको सनातन का इतिहास, हमारी संस्कृति, उसके विषय में साधु का स्थान, संत का स्थान, ऋषि मुनि का स्थान इन्हें नहीं पता है। उनका कार्य कब क्या होना चाहिए उसके विषय में नहीं पता है। अंधों की तरह लठ बजाए जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। अरे इनको कहना चाहिए कि हाँ, महाराज जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। कुछ जगह हमने देखा है कि विरासत में गद्दी मिल जाती है, बुद्धि नहीं मिल जाती है, और कुछ जगह हमने देखा है कि विरासत में गद्दी बुद्धि दोनों मिलती है। परंतु चोर की दाढ़ी में तिनका। इनको समझ में आ रहा है कि इनके नेता को गद्दी तो मिल गई, तो बुद्धि नहीं मिली है। ये बार बार जो एकदम ऑफेंसिव होकर
महाराज जी के ऊपर अटैक कर रहे हैं, ये यही सिद्ध करता है कि ये मानते हैं कि इनके नेता में बुद्धि नहीं है। और ये जो कहा गया है इनके नेता के लिए कहा गया, उन्होंने तो नाम नहीं लिया ना, किसी का भी नाम नहीं लिया, उन्होंने एक बात कही, पर चोर की दाढ़ी में तिनका, ये शुरू हो गया अपना चिल्लाना चीखना। परंतु हिमांशु जी अगर इतिहास उठाकर देखेंगे, अगर आप भारत का भी इतिहास उठाकर देखेंगे तो आप देखेंगे जरूरी नहीं है कि जो राजा का राजकुमार है वो उतना ही सक्षम हो जितना उसका पिता था। हाँ, चाहे अच्छा, राजकुमार कह दिया। अच्छा, क्योंकि विजय जी कह रहे हैं कि मेरे को जवाब देने का मौका दिया जाए, तो प्लीज जवाब दे दीजिए, फिर जो राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार उनके पास। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के लोगों में एक बहुत खास बात है कि बड़े बंगले में बैठ करके विदेशी सारी चीजें सजा करके विदेशी गाड़ियों में चल करके और बात करते हैं सनातन, देसी, राष्ट्रवाद, भक्ति, इतिहास की। अरे इतिहास की तो किताबें नहीं पढ़ी तुमने। अच्छा राठी जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, प्लीज बताइएगा राठी जी, आपकी बात मैं कंप्लीट होने दूंगा प्लीज। कौन सी बात राठी जी, आपकी बात पूरी रखने दूंगा प्लीज, लेकिन एक बात बता दीजिएगा, सुनिए तो, विदेश से बहुत ज्यादा दिक्कत है कि विदेशी किताबें पढ़ने से, विदेशी संस्कृति। हमें दिक्कत नहीं है, दिक्कत इन लोगों को। अखिलेश जी भी तो विदेश में पढ़े हैं ना, अखिलेश जी भी तो पढ़े हैं विदेश में। हाँ, उसी को क्या कहा इन्होंने मुख्यमंत्री जी ने, कि विदेश में पढ़ करके ज्ञान नहीं होता, यहाँ आता है। तो भाई प्रधानमंत्री जी क्यों भागते विदेश में? क्यों वहां की यूनिवर्सिटी यहाँ टाई अप कर रही है? क्यों हम लोग विदेशी यूनिवर्सिटी से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर रहे हैं कि आपके बच्चे वहां रिसर्च के लिए जाएंगे, वहां के बच्चे हमारे यहाँ रिसर्च के लिए? क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को विदेश से हमें कुछ नहीं मिलता। तो जब ये पढ़े ही नहीं है, इनके सारे नेता देश चलाने वाले अनपढ़ हैं और ऐसे इनके नुमाइंदे हैं। अनपढ़ है? इतिहास की बात कैसी बातें कर रहे हैं आप? प्योर अनपढ़ है, प्योर अनपढ़ बोल रहा हूँ आपके। अब यहाँ पर आप किसी को सत्यापित तो नहीं, यहाँ पर अब आप किसी को सत्यापित तो कर नहीं सकते कि कौन कितना पढ़ा है कितना नहीं है। पढ़े लिखे को फारसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या भी हो जाएगा। अभी मैडम बोल रही थी राजा जो होता है उसको युवराज लुटाने और फलाना, इन्होंने कहा बहुत सारे उदाहरण है इतिहास में। इतिहास में एक उदाहरण पूछ रहा इनसे, इनके सामने बैठा हूं मैं, इतिहास पढ़ाओ, एक उदाहरण बताओ भारतीय राजा और उसके युवराज ने संपत्ति लुटा दी। एक भारतीय राजा का उदाहरण पूछ लेना आप सामने, इतना इतिहास पढ़ा है, अभी हो जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। ये जो जिक्र करते हैं ना इतिहास, भूगोल, ये हुआ वो हुआ, बताओ ये पता क्या करते हैं? ये टर्मिनोलॉजी ऐसी लाएंगे, ऐसा भोकाल बनाएंगे कि न जाने भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या पता है, क्या बताना चाहते हैं। लेकिन ये वही गुब्बारा है कि अगर सुई मार दो तो फूट के अपना। क्योंकि बता दो उसका कारण क्या है, उसका कारण समझिए हिमांशु जी। उसका कारण ये जानते हैं बार बार सनातन, भगवा, ये ना तो इन्हें सनातन की इतिहास पता ना भगवा की, लेकिन जानते हैं क्यों करते हैं इसकी बात? क्योंकि वहां करके देश की बेरोजगारी, देश की महंगाई, जो नौजवान है वो नौकरी न मांग ले, और इनकी सरकार का भ्रष्टाचार, वो सारी चीजें वहां करके ओके। अब देखिए इतनी लंबी बात होगी, मैं ज्यादा इंतजार नहीं करवा सकता, प्लीज ज्यादा इंतजार नहीं करवा सकता, प्लीज थोड़ी देर रुकिएगा, इसका जवाब अनिला जी दीजिएगा, प्लीज दीजिएगा। लेकिन मेरे को ये बताइए, थोड़ा सा वरिष्ठ पत्रकार है अवधेश जी, आप इस तरह की बयानबाजी का क्या मायने हैं और क्यों इस तरह की बयानबाजी की जा रही है दोनों तरफ से, प्लीज। देखिए इसके दो पहलू हैं। एक तो बहुत अच्छा है कि राज्य में विपक्ष के सबसे बड़े नेता और योगी आदित्यनाथ जी में जरा कटाक्ष व्यंग होता है तो राजनीति रोचक भी होती है, लोगों को सोचने समझने का अवसर मिलता है, और फिर उसमें जो मुद्दे होते हैं उस पर बहस होती है। तो इस नाते तो इसको मैं इतना आपत्तिजनक और बुरा नहीं मानता हूं कि चलो ठीक है लेते जाना वापस, ये कटाक्ष है, व्यंग है, और जो साधु संताई इन्होंने राज्य को डुबा दिया, ये सब बातें चलती है। लेकिन मान लीजिए कोई किसी को कहे, उन्होंने योगी जी ने अनपढ़ तो नहीं कहा किसी को, मैंने इतना तो हमने नहीं सुना। ये जरूर कहा कि केवल विदेश में पढ़ने से ज्ञान नहीं होता है, मतलब आप विदेश में पढ़ने के साथ साथ ज्ञान के लिए कुछ करना पड़ता है, या विरासत में अगर गद्दी मिल जाए उससे बुद्धि नहीं आती है। तो ये सारी चीजें, ये नहीं है कि विरासत में गद्दी जिसको मिल गई उसको बुद्धि आएगी ही नहीं। लेकिन मान लीजिए हम अगर जानते हुए कि वो पढ़े लिखे हैं उसको अगर अनपढ़ कहते हैं तो हम अनपढ़ हुए, हम फिर क्या है? अगर एक स्वस्थ आदमी को कोई बता रहा है कि ये बीमार है तो उसको डॉक्टर माना जाएगा क्या? नहीं माना जाएगा। तो जब आप कहते हैं तो आप स्वयं पर सर्टिफिकेट देते हैं कि एक पढ़े लिखे को अनपढ़ कहना कि हम कितने समझदार हैं। अब आते हैं देखिए दूसरे बिंदु पर। देखिए इस समय महाकुंभ का आयोजन उत्तर प्रदेश में हो रहा है, ठीक है, और महाकुंभ इस बार मतलब सदियों से, अनादिकाल से हमारे देश में जो सर्वधर्म संभाव है, जो सहजीवन है कि अलग अलग पंथ मत, जिनमें कहीं कहीं मारपीट भी हुए हैं,
जिनमें इतने झंझट होते हैं, लेकिन वहां एक नियम पूर्वक सभा करके कौन सी सवारी आगे चलेगी, कौन पहले आएगी, कौन अखाड़ा पहले आएगा, कौन किसका कैसे सम्मान करेगा, कौन पहले स्नान करेगा, और वहां से विचार मंथन करके महीने, सवा महीने, 1.5 महीने देश के लिए एक दिशा देते थे। विश्व भर से लोग आते थे। और इस बार के भी आयोजन में आप जानते हैं कि संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को निमंत्रित दिया गया है, दुनिया भर के प्रमुख लोगों को निमंत्रण दिया गया है। भारी संख्या में देश और विदेश के लोग आ रहे हैं, माने 30, 35, 40 करोड़ लोग तक के आने की संभावना है। तो समाजवादी पार्टी वहां इतनी बड़ी पार्टी है, समाजवादी पार्टी को जगह जगह एक बैनर लगाना चाहिए था कि हमारे प्रदेश में महाकुंभ में आए हुए सभी लोगों का स्वागत है। जगह जगह शिविर लगाने चाहिए थे, लोगों को पानी पिलाने से लेके खिलाने तक के। वहां अपने शिविर होने चाहिए थी, लोगों के सेवा के, खिलाने के, अच्छे अच्छे बयान देने चाहिए थे। इस आयोजन के बाद आप लड़ लेते। इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, उत्तर प्रदेश को इतना महाभाग्य मिला हुआ है कि सारे साधु संत सभी प्रकार के, सभी पीठों के आपके यहां आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, हर विचार के लोग दुनिया से आ रहे हैं, और आप स्वागत करने की जगह उसमें सरकार के साथ खड़ा होना, जहां राजनीति है वहां राजनीति करो। आप कैसा वातावरण बना रहे हैं? आपके घर में शादी हो, यज्ञ हो, पूजा हो, तो क्या आपस में आप ऐसे लड़ते हैं? हमारे देश के नेताओं को शर्म आनी चाहिए कि ऐसे महा अवसर पर इस प्रकार का वातावरण बना रहे हैं। जैसा अवधेश जी को लगता है, क्या आपको भी लगता है कि नेगेटिव पॉलिटिक्स इस वक्त नजर आ रही है समाजवादी? देखिए, अवधेश जी को जो लगता है उनको लगता, हमें नहीं लगता। आपका विश्लेषण इसलिए मैं जानना चाह रहा हूं। समाजवादी पार्टी बता रहा हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने अपने बयान के अंत में एक बात कही, उन्हें उसे पकड़ने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ऐसा भौकाल बनाते हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह की बयानबाजी करते हैं कि एक नया विवाद खड़ा हो जाए। और देखिए, और उसके ऊपर क्या है, फिर मुख्य मुद्दों से लोगों का ध्यान हट जाए। अभी अवधेश कुमार जी ने किस तरह से कहा कि ये बयानबाजी रोचक है, जानने का, समझने का लोगों के विषय में। इस तरह की बयानबाजी का कोई औचित्य नहीं है। आप मुख्यमंत्री हैं राज्य के, आपको ये बताना है कि आपने अपने राज्य के युवाओं के लिए क्या किया। आपने जो MOU हुए हैं पिछले 7 साल में, जब से आप मुख्यमंत्री बने हैं, उनको जमीन पे उतारा गया क्या? आपके यहाँ रोजगार का सृजन कितना हुआ? आपके यहाँ डिफेंस कॉरिडोर बनना था, उसमें प्रगति कितनी हुई? आप अपना काम बताइए। राज्य में लगातार कर्जा बढ़ रहा है राज्य के ऊपर, और युवा बाहर नौकरी के लिए जा रहा है। ये मुख्य मुद्दा है, मुख्य चिंतन की बात है। और रही बात कुंभ की, तो 1954 में भारत की आजादी के बाद में इतना बड़ा कुंभ का आयोजन किया था, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री, गवर्नर, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, विदेशी पर्यटक, विदेशी राष्ट्राध्यक्ष बहुत आए थे। लेकिन किसी ने कभी भी कुंभ के ऊपर, सपा की सरकारें रही, कांग्रेस की रही, जनता दल की सरकारें रही, किसी ने उसको अपने राज्य की ये जो सरकार की कमियां हैं उनको छुपाकर अपना प्रचार करने के लिए कभी नहीं किया। धर्म एक आस्था का विषय है, धर्म सबके लिए है। मेरी भी आस्था है, राठी जी की भी आस्था है, अनिला जी की भी है, हम सब की है। कुंभ हम सब के लिए है, कोई वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, न सरकार का है। कुंभ तो 24 करोड़ उत्तर प्रदेश के नागरिकों समेत पूरे 140 करोड़ भारतीयों का है। तो असली बात ये है, ये बयानबाजी, ये तीखी टिप्पणी, ये वार पलटवार इसलिए हो रहे हैं कि राज्य सरकार के पास में अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाने के लिए कोई पॉजिटिव, दो तरफ से ये बात उठी है, दो तरफ से। हिमांशु, एक लाइन ऐसा है कि हमारे मित्र दुष्यंत जी ने ये तो कहा कि उनको ये बताना चाहिए, लेकिन विपक्ष के नेता अगर कह रहे हैं कि सारे साधु संत अपने साथी को लेते जाएं, इस पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की है। क्योंकि ये बयान भी टिप्पणी समाहित है। और जो है, और जहां तक सुनिए, हम लोग जोगी जी अखिलेश जी के पक्ष विपक्ष के लिए नहीं बैठे हैं, लेकिन दुष्यंत जी भारत को, कुंभ को, या हमारा जो आध्यात्म धार्मिक शक्ति है, जो इस देश के दुनिया में विश्व गुरु होने का और सबसे शक्तिशाली आर्थिक राष्ट्र होने का आधार था दुनिया में, वो आधार तो इसके पहले अगर जोगी जी की सरकार नहीं होती, केंद्र में मोदी जी की सरकार नहीं होती, तो इस रूप में तो कभी कुंभ को या बाकी चीजों को प्रेजेंट ही नहीं किया गया। नहीं, 40 करोड़ लोग आ रहे हैं, उसमें रोजगार नहीं मिल रहा है क्या? दुनिया भर के लोग आ रहे हैं। हाँ, क्या माहौल आने वालों की संख्या माहौल बढ़ गई है। आपको अयोध्या में 16 करोड़ लोग आ रहे हैं जो आते नहीं। एक बार सुनिए तो क्या कह रहे हैं। हाँ,
अवधेश जी, इस देश पर रहम करिए, माफ करिए। आप क्या कह रहे हैं? भारत में 80 करोड़ से अधिक लोग 5 किलो राशन पे निर्भर हैं, और अभी कास्ट सेंसस और जातिवाद जनगणना हो जाए तो 80 करोड़ से संख्या ऊपर बढ़ जाएगी। आप कह रहे हैं कुंभ से रोजगार का सृजन होगा, अस्थायी रोजगार होगा। अस्थायी, मैं स्थायी की बात कर रहा हूं। 4 महीने के रोजगार से उत्तर प्रदेश के युवा का भला नहीं होगा। हमें स्थिर रोजगार देना है, हमें ऐसा माहौल बनाना है, हमें आपस में प्यार मोहब्बत और एकता का माहौल बना के राज्य के अंदर विदेशी निवेश को आकर्षित कराना है। प्यार मोहब्बत का ठीक है, ठीक है। नहीं, प्यार मोहब्बत हर किसी को समझनी चाहिए। अनिला जी अब देखिए दो तरफ से मुद्दा उठे। नहीं परिवार, देखिए सेकुलरवाद का एक चाशनी निकाल दिया हमारे मित्र दुष्यंत विजय राठी और दुष्यंत नागर जी की तरफ से कहा गया बीजेपी की दिक्कत यह है कि माहौल बनाते हैं, भौकाल बनाते हैं। ये भी कहा कि उनके नेता अनपढ़ हैं, वो भी नहीं जानते कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और काम की बात नहीं करते हैं बस, इसीलिए ये बाकी सनातन धर्म और ये सब बात करते हैं। इससे आपत्ति है। दुष्यंत जी के नेताजी की मोहब्बत की दुकान तो बंद हो चुकी है, ठीक है ना? पता नहीं कौन सी मोहब्बत की ये बात कर रहे हैं। दूसरी बात, ये भौकाल हाँ है, योगी जी का भौकाल है उत्तर प्रदेश में, इसमें क्या दो राय है? यहाँ पर आप लोगों के समय पे, यानी समाजवादी पार्टी के समय पे हिंदू पलायन करता था, अब अपराधी पलायन करते हैं, है भौकाल। आपके नेता का भौकाल नहीं था, क्योंकि अपराधियों को, माफियाओं को, डॉन को, सबको अपने साथ बिठाते थे, उनके साथ मिलकर काम करते थे। भौकाल तो है और बना रहेगा, और बुलडोजर भी बना रहेगा। तो यहाँ पर जो ये अनर्गल काम की बात नहीं करते हैं, मुद्दे की बात नहीं करते हैं, ये आरोप लगे। बात कर लूं मैं पूरी अपनी एक बार। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा था, एक नाम बता दीजिए जिसका पिता इतना सक्सेसफुल बादशाह रहा हो, राजा रहा हो, और उसका बेटा जो है वो इतना कामयाब ना रहा। अरे वही कम्युनिटी जिसके लिए आप लोग माई बाप बनकर खड़े हो जाते हो, जिन्होंने यहाँ पे नींव रखी है। डायनेस्टी की बात कर लेंगे, विजय जी जवाब मिल रहा है आपको, सुन तो लीजिए। वो बहुत अच्छा था। विजय जी जवाब वो एग्जाम्पल बता दिया, जो आपने एग्जाम्पल पूछा था वो जवाब बता दिया उन्होंने। अकबर की बात देख लीजिए, मुगलों में पहुंच गए, कुछ नहीं पता है। और महाराज जी ने ये बोला था कि विदेशी यूनिवर्सिटी पढ़ने से आप अपनी संस्कृति के विषय में नहीं जान सकते हैं, और नहीं जानते हैं अखिलेश जी। ये सत्यता है, राहुल जी नहीं जानते हैं, ये सत्यता है। और मैं पूछना चाहूंगी कि क्या राहुल जी, प्रियंका जी, अखिलेश जी, ये लोग महाभव्य कुंभ में स्नान करने आएंगे? या जैसे कि राम मंदिर के आज तक दर्शन नहीं किए, आप प्यार से निमंत्रण देंगे, आदर, आप सम्मान, आप निमंत्रण आप देंगे जी? निमंत्रण विजय राठी जी, निमंत्रण चाहिए होगा ना आप लोगों को? ये बता दीजिए कि ये योगी जी का कोई व्यक्तिगत कार्यक्रम हो रहा है? नहीं, अयोध्या में जब हुआ था तब बहुत सारे मुद्दे उठाए गए थे ना। अयोध्या में तो निमंत्रण देने के बाद भी नहीं आए थे और आज तक नहीं गए। जो पार्टी भगवा को आतंकवाद से जोड़ती हो, जो पार्टी कार सेवकों को गोलियों से भून डालती हो, आपको लगता है कि कोई भी सनातन धर्म का, सनातन संस्कृति का कोई भी कार्यक्रम होगा, हिंदू देवी देवताओं का कोई भी कार्यक्रम होगा, ये लोग जाएंगे? देखिए विजय जी ये मुद्दा देखिए दोबारा से क्यों उठ रहा है। जब ये बात कही गई कि समाजवादी पार्टी की तरफ से सवाल उठाए जाते हैं, एक बार सुनिएगा प्लीज। अखिलेश यादव जी की तरफ से जैसे आज बयान दिया गया कि साधु संत अपने किसी साथी को यहां से ले जाएं, उससे पहले मठाधीश और माफिया में ज्यादा फर्क नहीं होता। योगी जो कपड़ा पहनते हैं बोलते वक्त कम से कम उसका ख्याल रखें। मुख्यमंत्री कपड़े संतों के पहनते हैं, लेकिन संतों जैसा ज्ञान नहीं है। लोहे में जब जंग लग जाती है तो जंग का रंग वही होता है जो मौजूदा सीएम कपड़े पहनते हैं। मतलब बार बार जो इस तरह के बयान दिए गए, इसीलिए कहा जाता है कि आप हमेशा सनातन पर ही प्रहार करते हैं, इसी बात से पर्सनल अटैक करते हैं। इसका जवाब क्या है? देखिए हिमांशु जी, ऐसा है, अगर कपड़ों की बात है कि कपड़े पहनते हैं, तो अभी बहुत समय पहले एक वीडियो आई थी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की। एएनआई का एक पत्रकार था जो माइक लगा रहा था और सी से गाली दे रहे थे उसको। योगी आदित्यनाथ की वीडियो खूब चली थी। तो क्या संत ऐसी भाषा का यूज करता है? एक बात। दूसरी बात मैं आपसे बता दूं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का अभी एक सेमिनार हुआ था मुंबई में। उसमें जब मैंने बोला ना कि ये अनपढ़ नेता, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सेमिनार में योगी आदित्यनाथ जी बटोगे तो कटोगे की बात, वहां इकोनॉमिक्स की उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है उसकी बात नहीं कर रहे, वो बात कर रहे हैं बटोगे तो कटोगे। तो क्या कहेगा आदमी उसको? वहां वो सुनने गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का क्या रोल है,
कितने इन्वेस्टमेंट इसमें हुआ, क्या उसका आउटकम हुआ, यही तो पूछेगा एक बात। नहीं दूसरी राठी बात, जी, मेरा अखिलेश सवाल जी, आपसे बात सीधे बताइए, था बहुत बड़ा कि समाजवादी देखिए, पार्टी के नेताओं और अखिलेश यादव जी के जितने भी बयान होते हैं वो सनातन पर, साधु संतों पर केंद्रित होते हैं, उन्हीं के इर्द गिर्द होते हैं, उससे आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? आप एक तो योगी जी को साधु संत ना कहिए और योगी जी को सनातन का प्रतिनिधि मत कहिए। जो योगी आदित्यनाथ जी वो मुख्यमंत्री हैं। सनातन एक बहुत बड़ी चीज है। हाँ, सनातन के जितने भारतीय आपका जनता विश्वास पार्टी है ना वाले, सनातन पर पूरी तरह से? वो भी पूरे हिंदुस्तान का विश्वास है, लेकिन सनातन की परिभाषा इतनी वाइड है कि उसको भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं जानते। ठीक है, भारतीय जनता ठीक है पार्टी अवधेश के जी, लोग ये तो क्यों उसके बार बार फिर पीछे केंद्र हो जाता है? जब भी कोई राजनीति बयान करते आता है समाजवादी पार्टी का, अखिलेश यादव जी का, तो उसी के इर्द गिर्द रहता है, उससे ज्यादा इधर उधर हो नहीं पाते। और अब कह रहे हैं कि साधु संत से मत बोलिए क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं। नहीं, देखिए, आलोचना के साथ साथ तथ्य और बाकी वो आपके उत्तर देता हूं। जिसके भाषण की बात विजय जी कर रहे हैं ना, वो मुंबई में हिंदू आर्थिक फोरम था, एक वर्ल्ड लेवल पर हिंदुओं ने मिलके हिंदू आर्थिक मंच बनाया है। पिछले साल उसका थाईलैंड में, बैंकॉक में हुआ था, इस बार वो मुंबई में था। और योगी जी का पूरा भाषण हम लोगों के पास, आपके पास भी आया होगा, पूरा सब जगह गया था। उसमें पूरी इकोनॉमी की भी बात है कि भारत की इकोनॉमी कैसे बढ़ी है, प्राचीन युग में कैसे रही है। तो ऐसा नहीं को बोला था, उसमें ये बातें आई थी। और ये बात सही है कि बटेंगे तो समस्या बटेंगे केवल इसी के लिए थोड़े है। अगर राठी जी भी बटेंगे तो कई बार कटने का मतलब मरना ही थोड़े ये होता है। पर्सनल अटैक है कि नहीं है? समाजवादी पार्टी का पर्सनल अटैक है कि नहीं है? कंप्लीट पर्सनल, तो और क्या अटैक है? हाँ। पर्सनल अटैक के लिए भी तथ्यों को साथ लेकर ढंग से करें तो चलता है। पर्सनल अटैक राजनीति में कोई है तो वो आलोचना से परे नहीं है। कोई भी हो, जोगी जी हो, मैं हूं, अखिलेश जी हो, विजय राठी जी हो, दूसरे तो ये सिर्फ योगी आदित्यनाथ पर है या फिर सनातन? ये जो प्रश्न कर रहे हैं ना, दुर्भाग्य यही है कि समाजवादी पार्टी में अब पुराने समय के जो महत्वपूर्ण नेता थे, जिनको भारतीय संस्कृति सबकी समझ थी, जिनकी एक समाजवाद के रूप में प्रशिक्षण था उनकी भाषा में, वो सारे लोग अब नहीं है। इस समय अखिलेश जी के जो सलाहकार हैं, साथ में काम करने वाले, या राहुल गांधी जी के साथ जिस ढंग से अल्ट्रा लेफ्टिस्ट, अल्ट्रा सोशलिस्ट हैं, उनको सेकुलरिज्म के नाम पर बेसिक एलर्जी है। ठीक है, दुष्यंत जी प्लीज बताइएगा, ये जितने भी बयान मैंने कोट किए, ठीक है दुष्यंत जी, जितने भी बयान मैंने कोट किए वो क्या हैं? वो पर्सनल नहीं है। पहले तो मैं अवधेश जी को जवाब दे दूं। और देखिए, भगवा पर, सनातन धर्म पर किसी का कोई एकाधिकार नहीं। उत्तर प्रदेश से दो संत, एक बिजनौर से और एक और शायद सीतापुर से, दो इस पार्टी से लोकसभा के सदस्य रहे हैं। पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर, ये जब रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज, टीचर, आईएएस अफसर, ये लोग मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो एक सन्यासी भी बन सकता है। लेकिन जब आप मुख्यमंत्री बन गए तो आपकी जवाबदारी जनता के प्रति है, और उस वक्त आपके कार्यों को लेके आपकी आलोचना होती है। तो फिर जो आपका दूसरा प्रोफेशन है, आप उसकी बात मत करिए, आप सामने आइए। नहीं तो मतलब अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के इस तरह के बयान ठीक लगते हैं आपको? बस ये पूछ रहा हूं, प्लीज। बिल्कुल मुझे ठीक नहीं लगते। मैं तो विकास की बात करता हूं। ठीक नहीं लगते, चलिए ठीक है। बस ये चीज अच्छी है कि कम से कम जो गलत है उसको गलत बोल दो, जो सही है उसको सही बोल दो, अप्रिशिएट कर दो, और ये होना भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।